नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। ये रहा पार्टिसिपेंट्स का नाम और इनको वोट देने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के इनके नाम के नीचे लिंक पर क्लिक करके इनको वोट दें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। धन्यवाद। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते। मेरा नाम है जन्नतुन परवीन। स्पीच स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे टीचर मिस्टर स्वेब आलम को शुक्रिया करना चाहूँगी, जो कि इस ऑनलाइन मोटिवेशनल हिंदी स्पीच का ऑर्गेनाइजर है। थैंक यू सो मच स्वेब सर फॉर ऑर्गेनाइजिंग। कभी कभी हमारे लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जिनसे लड़ना बहुत मुश्किल होता चला जाता है। हालात हमारे कुछ ऐसे हो जाते हैं मानो सब कुछ खत्म हो गए हो, दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। कुछ समझ में नहीं आता है कि इस सिचुएशंस में करे तो करे क्या, और कई बार तो ऐसी सिचुएशंस में कुछ करने का मन करता है। एक बात तो तय है कि हालात हमारे कैसे भी क्यों ना हो, ये वक्त गुजर जाएगा। चाहे अच्छा वक्त हो या फिर बुरा वक्त हो, ये वक्त गुजर जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जिंदगी में कुछ कर गुजरने की अपॉर्चुनिटी सिर्फ इसी वक्त में मिलती है। अगर इस सिचुएशंस में कुछ ना किया जाए तो आप क्या चाहते हो, एक एवरेज लाइफ या फिर एक स्टैंडर्ड लाइफ? जब आप सड़क पर निकलो तो लोग आपको इग्नोर करें, या फिर जब आप सड़क पर निकलो तो हर इंसान का नज़र सिर्फ आप पर हो? क्या चाहते हो आप, कि लोग आपसे ये कहे कि ये बंदा कुछ नहीं कर सकता है, या फिर ये कहे कि ये बंदा कुछ ना कुछ कर सकता है, कुछ चेंजेस लाके दिखा सकता है? कैसे होगा ये सब? कुछ करके हार जाना, लेकिन कुछ मत करना। चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, लेकिन कुछ मत करना। आपका समय आज बुरा है, कल और बुरा होगा, लेकिन परसों आपकी जीत होगी। लेकिन सिर्फ शर्त इतनी सी है कि आप उस सिचुएशंस में टिके रहो, कुछ ना करो। ये प्रकृति चाहती है कि हम और प्रॉब्लम से लड़े ताकि हम और कामयाब हो सके। ये प्रकृति चाहती है कि हम और मजबूत बन सके, इसलिए कुछ ना कुछ बुरा होते रहता है। और ना सिर्फ आपके साथ, इस दुनिया में मौजूद हर एक इंसान के साथ बुरा होते रहता है। ये प्रकृति का नियम है, हम इसमें कुछ। सो माय डियर व्यूअर्स, लाइफ एक नोटबुक की तरह होती है, जिसमें 2 पेजेस ऊपर वाला ने ऑलरेडी लिखा होता है। पहला बर्थ और दूसरा डेथ, और बीच का पेज खाली होता है, जिसे ढेर सारा प्यार और खुशियां से भरना होता है। थैंक यू। सुप्रभात। मैं दीपक चौधरी कक्षा 10वीं बीडी मेमोरियल इंग्लिश हाई सेकेंडरी स्कूल से आप सभी के समक्ष एक प्रेरित कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए और कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और मेरी कहानी कुछ इस प्रकार का है कि एक घने से जंगल में एक खरगोश रहता था, जिसे अपनी तेज दौड़ने में बहुत अभिमान था। वह जिसे भी देखता वो उससे चुनौती लगाता, और वो अपनी तेज दौड़ने का बहुत तारीफ करता और वो दूसरे का मजाक भी उड़ाता। एक वक्त की बात है, वो एक कछुए को देखकर, उसकी सुस्त चाल को देखकर उसने उससे से चुनौती ले ली, और कछुआ ने भी उस चुनौती को स्वीकार कर ली। कछुआ और खरगोश की रेस देखने के लिए उस जंगल के जितने भी जानवर सब इकट्ठा हो गए, और वो चुनौती स्टार्ट हुआ। दौड़ शुरू हो गई। खरगोश तेजी से बढ़ने लगा और कछुए धीमे धीमे आगे बढ़ने लगा। दौड़ते ही दौड़ते खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा कि उसे पीछे कछुआ कहीं नहीं मिला। तो वो सोचा कि ये खरगोश कि कछुए तो बहुत धीमे धीमे चल रहा है, मैं थोड़ा सुस्त कर लेता हूँ। तो आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे सो गया, और पीछे कछुआ धीमे धीमे आँच से बिना रुके वो चलता रहा। वो कैसे भी वो आगे पहुंचकर वो फिनिशिंग लाइन पार कर लिया, और सभी जानवर ने ताली मारा। ताली की आवाज़ सुनकर खरगोश उठकर वो दौड़ने लगा। वो दौड़कर देखा कि मैं तो हार गया, और इसी तरह विजय कछुआ बन गया। तो दोस्तों, हमें ये कहानी से यह सीख मिलती है कि जो धैर्य और हिम्मत से काम करता है उसी का जीत होता है, और जिसको अपने आप पर घमंड होता है उसका कभी न कभी उसका घमंड टूटता है। इसलिए हमें जीवन में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद, और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, मेरा नाम मेघा शाह है और मैं जयगो भूटान से हूँ। आज मैं एक मोटिवेशनल स्पीच देना चाहती हूँ, तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिए। मैं एक लड़की हूँ। मैं जो बताने वाली हूँ उस बात से मेरी उम्र की कोई संबंध नहीं। मैं जो बताने वाली हूँ वो काफ़ी सारी लड़की खुद से रिलेट कर सकती है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हमने बस एक ही चीज़ देखी और सुनी है, बेटा ये कपड़े मत पहनो, बाहर का माहौल ठीक नहीं, रात के 8 बजे के बाद तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। बोल दिया मतलब बोल दिया, पर क्यों मतलब देख रही हो कितने रेप के केसेस बढ़ रहे हैं इस शहर इंडिया में। बेटा भैया को करने दो,
तुम लड़की हो, तुमसे नहीं हो पाएगा। मैकेनिकल मत चूज करो, लड़कों की फील्ड है। मॉडलिंग मत करो, अच्छे घरों की लड़की नहीं करती। छोटे कपड़े पहनकर सोशल मीडिया पे फोटो पोस्ट करोगी, पागल हो क्या? हमारी नाक कटवाओगी क्या? छोटे कपड़े पहनकर रात को बाहर मत जाया करो, लड़कों की नीयत अच्छी नहीं होती है। साइंटिस्ट लड़के बनते हैं, लड़कियां नहीं। हीरोइन पैसे वाले बनते हैं, हम जैसे मिडिल क्लास नहीं। ये मत करो, वो मत करो, ये मत पहनो, वो मत करो। मतलब मेरी बस एक ही सवाल है, क्यों ऐसी सोच बना रखी है सबने कि छोटे कपड़े इज इक्वल्स टू रेप? एक मुस्लिम लड़की का रेप हुआ जो बुरखे में थी। अब इस बात को साबित करो कि छोटे कपड़े पहनने से रेप होती है। एक 5 साल की बच्ची का रेप हुआ उसके घर में। अब कैसे जस्टिफाई करोगे इस बात का कि घर से बाहर निकलने से रेप होती है? यहाँ लड़कियाँ तो अपने घर में भी सेफ नहीं है। ना घर से बाहर निकलने से रेप होती है, ना छोटे कपड़े पहनने से रेप होती है। रेप होती है दरिंदों की गंदी नीयत की वजह से। अगर किसी इंसान की नीयत साफ है तो वो अकेले में भी महफूज है, और अगर नहीं है तो वो भीड़ में भी महफूज नहीं है। और ये सब क्या है कि लड़कियां ये फील्ड चूज नहीं कर सकती, ये काम नहीं कर सकती। आज की लड़की पढ़ना भी चाहती है और आगे बढ़ना भी चाहती है, खुद के लिए भी और अपने माँ बाप के लिए भी। आज की लड़की साइंटिस्ट है, पायलट है, डॉक्टर है। कोई फील्ड बस लड़कों के लिए नहीं बनी है। और कब तक अपने लाडले बेटे से काम कराओगी माँ? कुछ काम अपनी प्यारी बेटी को भी करने दो। जब फेमिनिज्म की बात आती है तो लोग ये समझते हैं कि ये गलत है, लेकिन फेमिनिज्म का असली मतलब ये है कि हम लड़कियों को भी उतना ही हर चीज़ में अधिकार होना चाहिए जितना आज तक अपने प्यारे बेटे को देते आए हो। हमें लड़कों को नीचा दिखा के उन्हें नीचा नहीं दिखाना है, हमें उन्हें पीछे छोड़ के उन्हें नीचा नहीं दिखाना है। हमें बस अपना वो हक चाहिए जो हमें कमज़ोर समझ के प्यारे बेटे को दे दिया जाता है। हम नाक कटवाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम बल्कि पैदा इसलिए हुए हैं ताकि आप सर उठा के जियो और गर्व से कहो वो हमारी बेटी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरप्रीत कौर है। मैं आज आपको मेहनत पर भाषण सुनाने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं मेरे द्वारा लिखी हुई एक कहानी से। तो शुरू करते हैं। रामू और शामू दोनों दोस्त थे। वो दोनों बचपन से ही कक्षा में इकट्ठे पढ़ते थे। वो दोनों पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा अच्छे थे। स्कूल की पढ़ाई अब दोनों की खत्म हो चुकी थी। वो अब कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए आ गए थे। तो क्या हुआ, कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए वो हॉस्टल में रहने लगे। तो वहां पर उनकी पढ़ाई कुछ महीनों तक अच्छी चली। तो क्या होता है कि रामू की पढ़ाई तो लगातार अच्छी चलती रहती है। शामू कहीं ना कहीं मेहनत करने से वो अपने काम को टालने लगता है, मेहनत करनी छोड़ देता है। दूसरी तरफ रामू वो लगातार जैसे पहले मेहनत करता था वैसे कर रहा था अभी भी। तो क्या होता है, कॉलेज की परीक्षाएं नजदीक आती हैं, परीक्षा केंद्र पर जाते हैं, नतीजा आता है। तो जो रामू जितने नंबर चाहता है उसको उतने नंबर मिल जाते हैं, वो खुश हो जाता है। शामू जितने नंबर उसने पहले अपने कहा था कि मुझे इतने नंबर आ जाएंगे, उसको उतने नंबर नहीं आते, वो दुखी हो जाता है, वो अपने नंबर उससे संतुष्ट नहीं होता। तो कुछ दिन बीतने के बाद उनके पहले स्कूल के अध्यापक उन दोनों को मिल जाते हैं। तो रामू उनको बात बताता है शामू की, तो उनको समझ आ जाता है। वो शामू को समझाते हुए कहते हैं कि देखो शामू, सभी बच्चे, सभी लोग सफल होना चाहते हैं, सफलता तक जाना चाहते हैं। तो इसका जो सफलता तक जाने के लिए, सफल होने के लिए, अपनी जिंदगी में सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पढ़ाई। पढ़ाई कैसे भी, पढ़ाई का भी एक माध्यम है, मेहनत द्वारा, परिश्रम। जितने भी यहाँ महान लोग हुए हैं इस दुनिया में, वो चाहे वैज्ञानिक है और कोई भी क्षेत्र में हुए हैं, वो उन्होंने मेहनत की है, पढ़ाई की है। पढ़ाई किस साधन से की है? मेहनत की है, परिश्रम की है उन्होंने पढ़ाई करके। तो और क्या होता है, तो इसलिए अध्यापक ने समझाया
कि परिश्रम एक ऐसी कुंजी है, सभी चिंतनों की कुंजी है कि जो कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकती है, हमें सफल बना सकती है। जो हमने गोल निर्धारित किया, हमारा एम है, वो वहां तक हमें पहुंचा सकती है। तो अध्यापक ने कहा हमें कोई भी हमें पढ़ाई नहीं, कोई भी हमने काम करना है तो हमें उसमें मेहनत तो करनी है, ये भी मालूम होना चाहिए। पर मेहनत के साथ साथ हमें विश्वास और उम्मीद का होना बहुत जरूरी है। विश्वास कैसे कि जो हम आज मेहनत कर रहे हैं उसका मुझे परमात्मा जरूर अवश्य फल देगा। जितनी मैं आज मेहनत कर रहा हूँ, परमात्मा कभी किसी की मेहनत का फल नहीं रखता, वो हमेशा उसे मेहनत का फल देता है। और उम्मीद कैसी होनी चाहिए हमारी कि हम जो सफल होना चाहते हैं, हमारे लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, एक कदम हम अपने लक्ष्य तक बढ़ रहे हैं, ऐसी उम्मीद होनी चाहिए। तो अध्यापक ने समझाते हुए कहा कि रामू क्या उनका अपना लक्ष्य भी था, इसलिए वो मेहनत कर रहा था, लगातार मेहनत कर रहा था। देखो कि जो बच्चा मेहनत करना छोड़ देता है उसको या तो विश्वास नहीं होता, विश्वास सिर्फ दो लोगों पर होना चाहिए, रब, परमात्मा और अपने आप पर आत्मविश्वास। तो ही परमात्मा किसी का मेहनत का फल नहीं रखता। तो इसीलिए रामू को अपनी मेहनत पर विश्वास भी था, उसका लक्ष्य भी था, इसीलिए वो लगातार अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करता रहा। तो जो शामू था वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू लगातार नहीं करता। तो अब शामू को अच्छी तरह समझा गया था। तो दोस्तों ये बात सत्य भी है कि परमात्मा किसी की मेहनत का फल नहीं रखता। ऐसा जरूर होता है कि स्कूल कॉलेज की परीक्षाओं पर पहले में पूरे साल मेहनत करनी पड़ती है, फिर कहीं जाकर उसका हमें जो नतीजा मिलता है। तो कहते हैं ना, सब्र का फल जो होता है मीठा होता है। अगर हम सब्र से चलेंगे, सब्र काम करेंगे तो हमारा नतीजा जो मिलेगा हमें अच्छा मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों मेहनत करनी कभी ना छोड़ना। इतना कहते हुए मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ। धन्यवाद। दिन प्रतिदिन फैलता जा रहा है वायरस, जिसका नाम है कोरोना, जिसकी वजह से आज हमारे देश में एक सन्नाटा छा गया है। 75,000 लोगों की मौत, 5 लाख लोग पीड़ित और 10,000 लोग टेस्ट पॉजिटिव। अगर दिन प्रतिदिन ये सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है, आज हमारा भारत, हमारा देश इस महामारी से जूझ रहा है, इस महामारी से लड़ रहा है। हमारे देश के महान डॉक्टर, साइंटिस्ट इसका इलाज ढूंढने में लगे हुए हैं, जबकि पूरे भारत में लॉकडाउन लगा है, वो इसका इलाज ढूंढ रहे हैं। इस वायरस से लड़कर, इसका सामना कर हमारी सुरक्षा के लिए उन लोगों की जान बचा रहे हैं। सिर्फ किसके लिए? सुरक्षा के लिए। किसकी? हमारी जान बचाने के लिए इस वायरस से लड़ रहे हैं। हमने अखबारों में भी पढ़ा है, टीवियों में भी देखा है कि डॉक्टर्स भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, पर फिर भी वो आज के जमाने में इस महामारी के चलते हमारे लिए एक भगवान के समान, वो इस वायरस से लड़ रहे हैं। पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि हम उनका इस लड़ाई में साथ दे रहे हैं या नहीं? माना इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, पर इस महामारी को रोका जा सकता है। सरकार द्वारा मास्क पहनना, सैनिटाइज करना, अपने आप को स्वस्थ रखना, अपने आप को स्वच्छ रखना जैसे अनिवार्य नियमों का पालन करें। अगर हम पालन करते तो आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते। इस महामारी की अभी तक रोकथाम लगी जा चुकी होती, पर नहीं, हम नहीं समझ रहे। क्यों नहीं समझ रहे कि अपनी जिंदगी, अपना बचाओ, अपना जीवन अपने हाथ में है। जी हाँ, अगर मास्क पहनेंगे तो हम अपने लिए पहनेंगे, और के लिए नहीं पहनेंगे। अगर हम हाथों को सैनिटाइज करेंगे तो अपने लिए करेंगे, औरों के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि अपनी सुरक्षा, अपना जीवन और अपना बचाव अपने हाथ में है। आजकल की युवा पीढ़ी, जनरेशन इसका मजाक बना रही है। मैं आज
युवा जनरेशन से ये कहना चाहूंगा कि वीडियो बजाने की बजाय, कमेंट करने की बजाय, मोबाइल ऐप चलाने की बजाय अगर उन लाखों लोगों की भगवान से खुशामदी मांगी जाए तो उन लोगों की जो कोरोना से पीड़ित है उनकी जान बचाई जा सकती है। ये मास्क पहनने के लिए है, ये सैनिटाइजर हाथों को सैनिटाइज करने के लिए है। लोग क्यों नहीं समझ रहे कि हम एक आर्टिफिशियल जिंदगी से जी रहे। हम धोखे में थे कि मॉल, शॉपिंग मॉल, बाजार के बिना ये जिंदगी अधूरी है, पर नहीं, आज शॉपिंग मॉल बंद है, जिंदगी अब भी जी रही है, जिंदगी अब भी हम जी रहे हैं। जंक फूड खाने से हमारा सर्वाइवल होगा, हम धोखे में थे, पर आज सारे रेस्टोरेंट, सारे जंक फूड बंद है, पर हम जिंदगी अब भी जी रहे हैं। इसीलिए मेरा आपसे यही कहना है, आज के उन जनरेशन के लोगों को सल्यूट है जो कोरोना से बचकर घर में बैठे हैं। अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो घर में बैठे, बस घर में बैठे, इतना एहसान कर दी। प्राइम मिनिस्टर का कहना है सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, मास्क पहनना है जरूरी और सैनिटाइजिंग करना वो तो बहुत जरूरी। इसीलिए अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखिए, अपने दिनचर्या को स्ट्रांग रखिए, अपने आप को मजबूत रखिए और फर्स्ट ऑफ ऑल एंड पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ही जरूरी है। अगर हम इस दूसरों के प्रति अपने मन में से या फिर दूसरों की कोरोना जैसी महामारी के लक्षण देखकर अपने मन में से अगर ये डर निकाल दे, ये नेगेटिविटी निकाल दे कि हमें भी इससे बचना है, हमें भी इससे बचना ही है, इसलिए मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें, सैनिटाइज करें और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करें। जय हिंद।